प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। कल से हमने आपको दीपकम पढ़ाना आरंभ किया है और दीपकम पाठ का शुभारंभ कल हो चुका है, इसलिए हम आगे बढ़े। उससे पहले यदि आपने अभी तक संस्कृत शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके और आप दीपकम के पाठों को सरलता से पढ़ सके। तो चलिए चलते हैं अपने आज के विषय की ओर। दीपकम कक्षा 6 का प्रथम पाठ, जहां तक हमने कल पढ़ लिया था, पाठ का नाम है वयम वर्णमालाम पठामः। इससे आगे पढ़ने के लिए चलते हैं। कल हमने स्वर पढ़ लिए थे यहां तक, संध्य अक्षर तक, और यह भी बताया था कि री का दीर्घ नहीं होता, संधि अक्षरों का इनका ह्रस्व नहीं होता है। अब बढ़ते हैं इससे आगे अगले पृष्ठ पर। अगले पृष्ठ पर क्या दिया गया है जी? अनुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर, ठीक है, ध्यान दीजिए। मुखेन सह, मुख के साथ, नासिक्या अपि, नासिका से भी, नासिका मतलब नाक, नासिक्या अपि, नासिका से भी, उच्चारितः बोले जाने वाले स्वरः स्वर अनुनासिक स्वरः भवन्ति, अनुनासिक स्वर होते हैं। केवल एक बिंदु होता है तो वो अनुस्वार होता है, और जहाँ पर ये चंद्र बिंदु होता है, इस चंद्र बिंदु को कहते हैं अनुनासिक। तो ये अनुनासिक स्वर हैं जो कहाँ से बोले जाते हैं? मुंह और नाक दोनों से बोले जाते हैं। मुखेन सह नासिकया अपि उच्चारितः स्वरः अनुनासिक स्वरा भवन्ति। मुख के साथ नासिका से भी बोले जाने वाले स्वर अनुनासिक स्वर होते हैं। तो आ ए ओ री री ए आई औ। नाक और मुंह दोनों से बोलना है। यद्यपि इसका प्रयोग संस्कृत भाषा में कम ही होता है, लेकिन जानकारी तो हमें होनी ही चाहिए। तो यहाँ तक स्वर पूरे हो गए हैं। अब आती है नंबर 2, किसकी बारी? व्यंजनानी, व्यंजन। नंबर 2 व्यंजनानी। व्यंजनानी मतलब व्यंजन। तो चलिए पढ़ते हैं व्यंजनानी। व्यंजनों को पढ़ते हैं। सबसे पहले व्यंजन की परिभाषा। स्वर की क्या परिभाषा थी? स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं भाई। और व्यंजन की क्या परिभाषा है उसको देखते हैं। व्यंजनानाम उच्चारणे, व्यंजनों का उच्चारण करने में कस्यचित किसी स्वरस्य स्वर की सहायता की अपेक्षा अवश्यम भवति, अवश्य होती है। व्यंजनों के उच्चारण में किसी स्वर की सहायता की अपेक्षा अवश्य होती है। अतः इसलिए वर्णमालायाम, वर्णमाला में व्यंजनानाम, व्यंजनों का उच्चारणार्थम, उच्चारण करने के लिए सर्वत्र, सभी जगह अस्वरस्य, अस्वर का योजनम भवति, योग होता है। अस्वर को जोड़ा जाता है, यानी कि अ के बिना उच्चारण नहीं होता। किसका भाई? व्यंजन का। तो व्यंजनों के उच्चारण में किसी स्वर की सहायता की अपेक्षा अवश्य होती है। इसलिए वर्णमाला में व्यंजनों के उच्चारण के लिए सर्वत्र, सभी जगह अस्वरस्य योजनम भवति, अस्वर का योग होता है, अस्वर को जोड़ा जाता है। उदाहरणम, उदाहरण दिया है। ये जो है नीचे हलंत लगा हुआ है, ये है व्यंजन, और इसमें ए जुड़ के इसका हलंत समाप्त हो जाएगा, फिर बन जाएगा क। यानी कि बोलने में ऐसा होता है क और लिखने में ऐसा होता है। यानी कि व्यंजनों को लिखा जा सकता है, लेकिन बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ेगी। क के साथ क्या बोला जा रहा है? आ। क के साथ ए का उच्चारण हो रहा है, इसलिए इसकी परिभाषा क्या है? व्यंजनों के उच्चारण में किसी स्वर की सहायता की अपेक्षा अवश्य होती है। तो क जमा अ, क में ए बोल रहे हैं। ख जमा ए, ख। ग जमा ए, ग। घ जमा ए, घ। तो इसमें व्यंजन वर्ण कौन कौन से हैं? क, ख, ग, घ। और लेकिन ये बोलेंगे अगर क, ख, ग, घ, तो इनमें स्वरों के साथ इनका उच्चारण हो रहा है, लिखे ऐसे जाएंगे व्यंजन। अत्र व्यंजनम केवलम क, ख, ग, घ इत्येव अस्ति, यही हैं। तो जिसमें हलंत लगा हुआ है वो व्यंजन लिख सकते हैं हम। अगर इसका हलंत हट गया
तो फिर अ इसके साथ बोला जाएगा। इसलिए व्यंजन की परिभाषा क्या है कि व्यंजन के बोलने में किसी स्वर की सहायता की अपेक्षा रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अत्र यहाँ पर अस्वर है, अस्वर केवलम केवल उच्चारणार्थम उच्चारण के लिए बोलने के लिए योजित अस्ति जोड़ा गया है। यहाँ पर ऐश्वर केवल बोलने के लिए जोड़ा गया है, लिखने के लिए तो ऐसे लिखेंगे हम व्यंजनों को। व्यंजनानाम चत्वारः भेदा सन्ति, व्यंजनों के 4 भेद हैं। कितने भेद हैं जी व्यंजन के? 4 भेद हैं। नंबर 1 स्पर्शः वर्णः, स्पर्श वर्ण जो वर्ग वाले हैं, ये मैंने कल आपको समझाए थे। यहाँ पर क वर्ग पहले लिख दिया, हमने कल लिखा था, ध्यान दीजिए, ये यहाँ पर कल समझाया था हमने। क ख ग घ ङ क वर्ग 5, च छ ज झ य च वर्ग 5, ट ठ ड ढ ण ट वर्ग 5, त थ द ध न त वर्ग 5, प फ ब भ म प वर्ग 5। और यहाँ पर आज आ गया है, आज आप इस तरह भी पढ़ लीजिए। स्पर्शः वर्ण स्पर्श वर्ण वर्ग वाले। क वर्ग क्यों कहते हैं? क्योंकि कैसे आरंभ होता है। क वर्ग है, क ख ग घ ङ। क वर्ग कहते ही आपको ये 5 वर्ण समझ में आ जाने चाहिए कि क वर्ग का मतलब है 5 वर्ण। कहाँ से कहाँ तक? क से लेकर के ङ तक। क ख ग घ ङ। च वर्ग च छ ज झ य। ट वर्ग ट ठ ड ढ ण। त वर्ग त थ द ध न। प वर्ग प फ ब भ म। बोलने में ये ठीक हैं, अगर इनको लिखना पड़े तो ऐसे लिखना पड़ेगा, क ख ग घ। व्यंजन ऐसे लिखे जाएंगे। यहाँ पर हम बोल रहे हैं तो अ इसके साथ बोला जा रहा है। क में ए बोल रहे हैं, क में ए बोल रहे हैं, क। तो याद रखिएगा क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग प वर्ग। और सरल तरह से याद करने के लिए क्या याद करेंगे आप? क च ट त प, क च ट त प, क च ट त प। ऐसे याद रहेगा तो आपको ध्यान में रहना चाहिए। क च ट त प अगर कोई बोल रहा है, क च ट त प, ऐसे याद रखिए आप। क च ट त प का मतलब कैसे मतलब है क वर्ग, च से मतलब है च वर्ग, ट से मतलब है ट वर्ग, ट से मतलब है त वर्ग, प से मतलब है प वर्ग। और क वर्ग कहते ही 5 अक्षर आपके दिमाग में आ जाने चाहिए। क वर्ग क ख ग घ ङ, च वर्ग च छ ज झ य, ट वर्ग ट ठ ड ढ ण, त वर्ग त थ द ध न, प वर्ग प फ ब भ म। और याद करेंगे ऐसे क च ट त प, क च ट, कच ट तप, ऐसे याद कर लो, या कचट तप ऐसे याद करो, या कचट तप। जैसे आपको याद हो जाए वैसे याद कर लो। ठीक है जी, तो ये हो गए स्पर्श। अब क्या लिखा आगे पढ़ते हैं ध्यान से। स्पर्शः स्पर्श, वर्ग्यः वर्ग के, वर्ग मतलब वर्ग, ये 5 वर्ग। व्यंजन वर्णः व्यंजन वर्ण, स्वकीय उच्चारण स्थानानुसारेण, स्वकीय अपने उच्चारण स्थानानुसारेण स्थान के अनुसार, पंचसु वर्गेषु 5 वर्गों में विभक्ता भवन्ति विभक्त होते हैं। किसके कारण? ये हैं उच्चारण स्थान के कारण। क वर्ग अलग स्थान से बोला जाता है, च वर्ग अलग स्थान से, ट वर्ग अलग स्थान से, त वर्ग अलग स्थान से, प वर्ग अलग स्थान से बोला जाता है। इसलिए इनको 5 वर्गों में बांटा गया है। जब हम उच्चारण स्थान पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसानी से ये समझ में आ जाएगा कि क वर्ग कहाँ से बोलते हैं। लेकिन आप ध्यान रखेंगे क वर्ग का मतलब है क ख ग घ ङ, च वर्ग का मतलब है च छ ज झ य, ट वर्ग का मतलब है ट ठ ड ढ ण, त वर्ग का मतलब है त थ द ध न, प वर्ग का मतलब है प फ ब भ म। ये इनके वर्ग उच्चारण स्थान के कारण विभक्त किए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है ध्यान दीजिए। नंबर 2, नंबर 1 हो गया स्पर्श वर्ण। नंबर 2 अंतस्थः वर्णः, अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण कितने हैं? 4, य र ल व। स्पर्श वर्ण कितने हैं? ये 25। हमने पीछे भी आपको समझाया है, ये 5-5 करके 25 लिखा है। और ये य र ल व 4 अंतस्थ और 4 ही उसमें कुल हमने बता दिए। यहाँ पर व्यंजन कितने हैं? 33 और स्वर बता दिए हैं आपको 13। तो ये आपको याद रखने हैं और यही यहाँ पर भी है। ये 25 हो चुके हैं और अब ये आगे पढ़ रहे हैं। नंबर 2 क्या आ गया है? अंतस्थ वर्ण। अंतस्था वर्ण कौन कौन से हैं? य र ल व, य र ल व। अंतस्थः वर्णः, अंतस्थ वर्ण बहुत्र
बहुत से स्वर वर्णानाम, स्वर वर्णों का स्थाने जायन्ते, स्वर वर्ण के स्थान पर ही होते हैं। अतः इसलिए एते ये कौन, यरलेवे, ये अर्धस्वरा, आधा स्वर इत्यपि उच्यन्ते, ऐसा भी कहते हैं। अंतस्थ वर्णों को अर्धस्वर, आधा स्वर भी कहते हैं, क्योंकि ई के आगे अगर ए लग जाए तो ई को ये हो जाता है और फिर ए मिलकर के ये ए हो जाता है पूरा। इसी प्रकार यरलव, तो री को ए जोड़ करके बनता है र, री में अ आगे आ जाए तो ल, ऊ के आगे ए आ जाए तो हो जाता है व, और फिर इनमें ये अ जुड़ेगा तो ये पूरा हो जाएगा। र जमा ए र, ल जमा ए ल, व जमा ए व। आगे संधि करके बताया है, इसको आप संधि जब पढ़ेंगे तब समझेंगे, लेकिन अभी आप समझ लीजिए। यदि जमा अपि बराबर यद्यपि, पितृ जमा आज्ञा बराबर पित्राज्ञा, री प्लस आकृति बराबर लाकृति, सु जमा आगतम बराबर स्वागतम। ठीक है जी। तो अब थोड़ा ऊष्म वर्ण और अयोगवाह वर्णों को और पढ़ते हैं, फटाफट ध्यान दीजिएगा। ऊष्म वर्ण कौन से हैं, स स स ह। ऊष्मणाम व्यंजन वर्णानाम, ऊष्म व्यंजन वर्णों का उच्चारण के समय मुखात, मुख से उष्ण है वायु निस्सरती, गर्म वायु निकलती है, इसलिए इनका नाम है ऊष्म वर्णा। ऊष्म वर्ण व्यंजनों के बोलने में मुख से गर्म वायु निकलती है, इसलिए इसे ऊष्म वर्ण कहते हैं। ऊष्म वर्ण कौन कौन से हैं, स स स और है। अयोगवाह वर्णव नंबर 4, अयोगवाह वर्ण कौन से हैं, अंग अह, ऊपर बिंदी और पीछे विसर्ग, इनको क्या बोलेंगे, अंग अह। क्या लिखा है देखो, अयोगवाह विशिष्ट व्यंजन वर्ण अस्ति, अयोगवाह विशिष्ट व्यंजन वर्ण है। अत्र उच्चारणार्थम, यहाँ उच्चारण करने के लिए ए स्वरस्य संयोजनम पूर्वम भवति, ए स्वर को पहले जोड़ा जाता है। ए अगर नहीं है तो इसको बोला नहीं जा सकता है, इसलिए अत्र उच्चारणार्थम अस्वरस्य संयोजनम पूर्वम भवति, यहाँ उच्चारण के लिए ए स्वर को पहले जोड़ा जाता है, न तो पश्चात, बाद में नहीं। अत्र 2 अयोगवाहो सतह, यहाँ पर 2 अयोगवाह हैं। कैसे, ये अंग का मतलब क्या है, पहले ए बाद में ये बिंदु यानी कि अनुस्वार है। पहले अह में पहले ए बाद में ये विसर्ग है, इसलिए इसको बोलेंगे क्या, अंग अह, अंग अह। अत्रापि अनुस्वार है केवलम, अनुस्वार ही है केवल, लेकिन अ का सहारा लेकर के इसको बोला जाता है। तथा विसर्ग है केवलम, ये विसर्ग है, इत्येवस्ति यही है, ये अनुस्वार है और ये विसर्ग है, लेकिन इससे पहले क्या, अस्वर से संयोजनम पूर्वम भवति, ए स्वर का पहले संयोजन होता है, जोड़ा जाता है। अत्रापि अनुस्वारम केवलम, ये अनुस्वार, और विसर्गम केवलम, ये विसर्ग, इत्येवस्ति यही है। एवं उसी प्रकार अत्रापि, यहाँ भी पूर्वम योजित है ऐश्वर है, पहले जोड़ा गया ऐश्वर केवलम उच्चारणार्थम अस्ति, केवल उच्चारण के लिए है। वयम वर्णमालाम पठामः, ये पाठ हम पढ़ रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, इससे आगे पढ़ेंगे कल। तब तक के लिए जयतु सुरभारती।